जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज में। आज हम विश्व मैप के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे आज कि जो विश्व का मानचित्र है उसके संबंध में हम जो भी जानकारियाँ होती हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले स्लाइड में लिख रखी हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखिएगा आप। ये हमारे सामने हमें जो दिख रहा है ये मैप, ये जो है इसका नाम है ग्लोब। क्या है? ग्लोब है। ग्लोब के मैंने 2 चित्र लिए यहाँ पर, दोनों चित्र आप देख लीजिएगा। एक ग्लोब देखो इस तरह से है, जैसे हम ये फिजिकली हम कह सकते हैं ये जो है मैप कैसा है? फिजिकल है। कैसा मैप है? फिजिकल है। जबकि अगर बात किया जाए ये वाला जो ग्लोब है, यह ग्लोब किस तरह का है दोस्तों? तो ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, यानी पॉलिटिकल ग्लोब है, मैप नहीं कहेंगे, ग्लोब कहेंगे। ठीक है, यानी कि यदि हम बोले यहाँ पर कि जो जैसे ये हमारे सामने गोला दिखाई दे रहा है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जिसे हम ग्लोब कहते हैं, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 चित्र हमारे सामने हमें देखने को मिल सकते हैं। एक चित्र मिलेगा इस तरह से जिसमें कोई जानकारी लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन एक संकेत के रूप में होती है। तो हम देख सकते हैं इसमें डाटा जो होता है वो ज़्यादा होता है फिजिकल वाले में, जबकि पॉलिटिकल वाले में डाटा बहुत कम होता है। इसमें हम मेंशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ हम दर्शा रहे हैं, वो सारी चीज़ किस में आ जाती है? पॉलिटिकल के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे हम बताएंगे भी आपको बारी बारी से कि कौन सा मैप में क्या किस चीज़ को दर्शाया जाता है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, मैप के बारे में जो भी चीज़ें हमें पढ़ानी है उसके संबंध में कुछ नोट डाउन कर लिया है, वो देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि विश्व ग्लोब का जनक कौन है? तो विश्व ग्लोब का जनक दोस्तों कौन हो जाएगा? मार्टिन बेहम है। याद रखना, मार्टिन बेहम। यानी कि देखो, ग्लोब को देख करके बेहम में पड़ जाते हैं, तो इससे रिलेट करके आप किसे याद कर लोगे? बेहम को याद कर लोगे। तो मार्टिन बेहम क्या है? विश्व ग्लोब का जनक है। हम ऐसे रिलेट कर लेंगे इसको। इसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो विश्व मानचित्र का जनक कौन है? तो विश्व मानचित्र की यदि बात किया जाए तो देखो, ये मानचित्र है। ठीक है, यानी विश्व का मैप जो है इस तरह से है। तो इसका जनक कौन है कि इस तरह से सारी चीजें जो दर्शाई हैं, ये किस महोदय के द्वारा दर्शाई गई थी? तो ये इन महोदय का नाम क्या है? तो इनका नाम है अनेक्जिमेंडर। क्या नाम है? अनेक्जिमेंडर है। तो विश्व ग्लोब का जनक मार्टिन बेहम है, जबकि अनेक्जिमेंडर क्या है? विश्व मानचित्र के जनक हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सर मैप किसे कहते हैं? मैप यानी मानचित्र या नक्शा किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मैप या नक्शा कैसे कहेंगे आप? जैसे मान लीजिए कोई भी ये जानकारी है किसी, जैसे मान लो ये जानकारी जो दी गई है, यह जानकारी हम कहीं पर भी नोट डाउन कर दे। जैसे मान लो पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को, है ना, कागज या कपड़े पर हूबहू उतार देना क्या कहलाता है? मैप कहलाएगा, या मानचित्र कहलाएगा, नक्शा कहलाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी है या पृथ्वी का कोई भूभाग है, उसको तुम किसी कागज पर ड्रॉ कर दो या किसी कपड़े पर ड्रॉ कर दिया जाए, तो वह स्थिति जो होती है, वह स्थिति क्या कहलाती है? मैप कहलाती है या मानचित्र कहलाती है। और मानचित्र सबसे पहले जो दिया है वो किसने दिया था? तो ध्यान, विश्व मानचित्र का जनक कौन है? तो अनेक्जिमेंडर है। लेकिन मैप, यानी कि मैं आपसे ये बोलूं कि मैप की खोजकर्ता कौन है? तो मैप के खोजकर्ता है जो 6वीं शताब्दी में मार्क केली के द्वारा क्या किया गया था? इसकी खोज किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैप क्या होता है? तो कई सारे जो मानचित्र होते हैं उनका समूह क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। तो वही यहाँ पर बन के आ जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो मार्क केली जो महोदय थे, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, एटलस। तो मैप के ऊपर लिखी जाने वाली ये प्रथम पुस्तक है, प्रथम जो नक्शा बनाए गए थे, जो एक बुक में उसे रखा गया था, तो वो एटलस नामक बुक में रखा गया था। और एटलस शब्द जो है वो किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? देवता होता है। क्या होता है? देवता होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं विश्व ग्लोब का जनक कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना। देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, यानी कि तुमसे कहेगा विश्व ग्लोब का जनक कौन है? तो विश्व ग्लोब का जनक मार्टिन बेहम है। जबकि विश्व मानचित्र का जनक कौन है? तो वो अनेक्जिमेंडर है। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई भी चीज किसी कपड़े पर या किसी कागज पर हूबहू उतार देना क्या कहलाता है? मानचित्र या मैप या नक्शा कहलाता है। नक्शा पहली बार जो है वो किसके द्वारा मतलब बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, वो बनाया गया था
मार्केली के द्वारा। मार्केली ने एक पुस्तक लिखी है एटलस, तो उस एटलस में क्या है, बहुत सारे ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ मैप है जिसे हम उसमें रखते हैं। एटलस जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। जबकि एटलस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो आपको ध्यान रखना देवता होता है। क्या होता है, देवता होता है। हम कर लेंगे इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मैप है, टाइप ऑफ मैप, यानी मैप के कितने प्रकार होते हैं। तो मैप के बेसिकली देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं, लेकिन हम जैसे अध्ययन की सरलता है तो यदि हम देखें तो इसे हम 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। तो मैप के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। लेकिन मैं शुरुआत में तुम्हें कितने भाग दर्शा रहा हूँ, 2 भाग दर्शा रहा हूँ। जैसे इसमें एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल को बोलते हैं राजनीतिक मैप, और भौतिक मैप, ठीक है, भौतिक नक्शा के नाम से हम जान लेंगे। जो पॉलिटिकल मैप होता है दोस्तों, इसमें किसको दर्शाते हैं, तो जैसे किसी देश है या किसी देश की जो राजधानी वगैरह है, इन सबको जब हम दर्शाएंगे, या जनसंख्या आदि, इन सभी को दर्शाएंगे। जब पर्टिकुलर कोई चीज़ दर्शा रहे होते हैं, एक साथ में वहाँ पर लिख देते हैं कि ये देश है, उसकी ये राजधानी है, उसमें इतनी जनसंख्या है, इत्यादि इत्यादि, ये सभी जब दर्शाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को दोस्तों हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। जैसे मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हमारे सामने ये 2 ग्लोब है। इन दोनों ग्लोब में यदि आप देखोगे तो एक ग्लोब में आपको दिख रहा होगा कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक चित्र दिख रहा है हमको कि ये ग्लोब का चित्र है। ठीक, ये क्या है, ये ग्लोब का चित्र आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस ग्लोब पर कुछ भी लिखा हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ग्लोब है या कौन से टाइप का मतलब मैप में दर्शाया जाएगा इसे, तो आपको ध्यान रखना है यह जो है वो फिजिकल में दर्शाया जाएगा। किसमें दर्शाया जाएगा, फिजिकल वाले में दर्शाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि दोस्तों बात यह है, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे अलग अलग जहाँ पर दिया है, जैसे ये हमारा इंडिया है तो इंडिया के कुछ शहर वगैरह यहाँ दर्शाए गए हैं। तो कहीं पर कुछ भी चीज़ें लिख रहे हो आप, और केवल, और जब कोई मैप में कुछ चीज़ लिख नहीं रही हो, सिर्फ दर्शा रही हो, तो वो क्या फिजिकल हो जाता है। जबकि कुछ लिख दिया है यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो वही यहाँ कहना चाह रहा है। तो 2 हमारे सामने है, यानी भौतिक मैप में क्या होता है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झीलें आदि, ये सभी यदि कहीं पर भी तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन लिखा हुआ कहीं नहीं है, या लिख भी दिया गया है, तब भी वो किसके अंतर्गत आएगा, फिजिकल मैप के अंतर्गत आता है। जबकि देश, राजधानी, जनसंख्या इत्यादि अगर यदि हम कहीं पर भी लिख देते हैं या दर्शा रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो वो किस में आ जाता है, पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इसी में यदि हम देखें तो जो मैप है, मैप के जो अन्य प्रकार हैं वो और देखिएगा। तो मैप के जो टोटल प्रकार अगर हम देखें तो 5 प्रकार का मैप जो है वो होता है। 5 प्रकार के मैप कौन कौन से होते हैं उनको आप समझिएगा। देखो, एक मैं अभी मैप बता दिया आपको, पॉलिटिकल मैप होता है, एक होता है फिजिकल मैप। दोनों के बारे में बताया। यानी फिजिकल मैप में जो जानकारी होती है वो क्या होती है, पर्वत, पहाड़, झरना इत्यादि जो भी दर्शाते हैं, नदियाँ वगैरह, वो सब किस में आती हैं, वो आती है फिजिकल मैप में। जबकि पॉलिटिकल मैप की बात किया जाए तो पॉलिटिकल मैप में जो भी देश होता है, जैसे कौन सा देश कहाँ अवस्थित है, जैसे आप वर्ल्ड मैप पर थोड़ा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे ये वाला दिया गया है, ये जो मैप है वो कौन सा मैप दिख रहा है आपको, पॉलिटिकल मैप है कि फिजिकल मैप है, तो ये पॉलिटिकल मैप है, यानी राजनीतिक नक्शा है। राजनीतिक नक्शा में हमको दिख रहा है, देखो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया ये दिख रहा है। इंडिया के बगल में अगर देखो बांग्लादेश है, नेपाल है, ये भूटान है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। यानी कि पूरे मैप के अंतर्गत यदि हम देखें, पूरे मानचित्र में इसमें क्या दिया गया है, तो संपूर्ण मानचित्र में यदि हम देखें दोस्तों तो क्या दिया गया है, देशों के नाम दिए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें पहाड़, झरना, नदियाँ इत्यादि नहीं दिखाई गई हैं। मतलब इसमें दिखाया जा रहा है देश, और हो सकता है उनकी राजधानी वगैरह कहीं पर मेंशन किया गया हो, जनसंख्या मेंशन कर रहा हो। तो ऐसा जो मैप होता है उसे बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप। क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉलिटिकल मैप के नाम से जानेंगे। तो वही कहना चाह रहा है। तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक होता है थैमेटिकल मैप। थैमेटिकल मैप किसे कहेंगे दोस्तों, तो थैमेटिकल मैप कहेंगे किसी एक विशेष जानकारी को किसी ब्लैंक मैप पर दर्शाएंगे आप, तो उसे हम क्या कह देंगे, थैमेटिकल कह देंगे। जैसे कि किसी विशेष चीज को दर्शाया जाता है, जैसे मान लो किसी मैप में आपने सिर्फ केवल रेल मार्ग दर्शाया है, तो रेल मार्ग दर्शाया है, इसका मतलब वो मैप कौन सा कहलाएगा, थैमेटिकल मैप कहलाएगा। जबकि मान लो, जैसे मान लीजिए किसी मैप में आपने क्या किया है, सड़क मार्ग दर्शाया है, तो सड़क मार्ग जो है वो क्या कहलाएगा इसमें, तो आपको ध्यान रखना है वो भी किस मैप के अंतर्गत आएगा, तो थैमेटिकल मैप के अंतर्गत ही वो आएगा। ऐसा हम इसमें देख लेंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैप का जो तीसरा चरण होता है वो होता है आपका सामने ब्लैंक मैप। क्या होता है दोस्तों, ब्लैंक मैप होता है। तो ब्लैंक मैप मतलब खाली, ब्लैंक माने क्या होता है, खाली, यानी खाली नक्शा जिसे हम कहते हैं उसे बोलेंगे ब्लैंक मैप। तो देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ब्लैंक मैप मतलब क्या है। ब्लैंक मैप में दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिएगा,
जैसे मान लो मैंने ये कोई ब्लैंक मैप ले लिया, ठीक है। ब्लैंक मैप भी दोनों तरीके के ही होते हैं। देखो यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखो ब्लैंक मैप लिया हमने, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये विश्व का ब्लैंक मैप है, यानी कि इसमें कोई जानकारी लिखी नहीं गई है, बस ऐसे ही ये इसमें एक मानचित्र बना के दे दिया गया है। अब ये हमें देखना होता है कि यहाँ पर देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। मतलब जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस समय जब हम कोई भी जानकारी फुलफिल कर रहे होते हैं अपने हैंड से, तो क्या होगा, वो ब्लैंक मैप के द्वारा किया जाता है। तो वही है ब्लैंक मैप। तो ब्लैंक मैप क्या होता है, खाली होता है। ग्लोब की बात किया जाए तो ग्लोब के बारे में जस्ट आपसे बारे में चर्चा किया है दोस्तों, कि देखो ये ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब जो है वो एक तरीके का ये हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों इसमें, कि ये हमारे सामने जितने भी मैप हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सभी मैप में सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी जो प्राप्त करता है, ऑथेंटिक जानकारी जो देता है इन सभी मैपों में, वो कौन सा मैप होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, वो कौन सा मैप हो जाएगा, ग्लोब हो जाएगा। यानी ग्लोब जो होता है उससे हम एक्चुअल में जानकारी प्राप्त करते हैं। जबकि हम बात करें जैसे कोई भी मानचित्र है, ठीक है, मानचित्र, जैसे ये सब मानचित्र हैं, जैसे पॉलिटिकल है, फिजिकल है, थैमेटिकल है या ब्लैंक है। तो ब्लैंक में तो कुछ जानकारी होती नहीं, लेकिन इन तीनों में कुछ ना कुछ जानकारी होती है। तो ये अप्रोक्सीमेट होती है, मतलब हम एक अनुमानित मान लेते हैं क्या ये यहाँ पर इंडिया हो सकता है, यहाँ पर ये होगा, लेकिन होता है एज इट इज ये वहाँ पर। लेकिन हम कहते हैं 90% या 95% क्या होता है, सही होता है। 5% हो सकता है इधर उधर कोई चीज़ें दर्शा दी जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसमें एक्चुअल में जो जानकारी होती है वो नहीं होती है। एक्चुअल में जानकारी जो मिलती है हमें किससे मिलती है, वो मिलती है ग्लोब से। इस आधार पर हम ग्लोब को जान लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। यानी कि हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि जो ग्लोब है, यानी कि ग्लोब जो है वो ऑथेंटिक मैप माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैप का जनक कौन है, तो मैप का जनक हमने देखा मार्केली है। मार्केली ने एटलस नामक पुस्तक लिखा था, और उस एटलस नामक पुस्तक में सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 6वीं शताब्दी में बहुत सारे मैपों को उसमें मतलब कवरअप किया। और जो एटलस है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता है ग्रीक भाषा का शब्द है। और एटलस जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका देवता। इस तरह से हमने देख लिया था। अब हमने बताया था आपको कि जो ग्लोब है, इस ग्लोब का जनक कौन है, तो ग्लोब का जनक आपको बताया था मार्टिन बेहम है। जबकि विश्व मानचित्र का जनक कौन है, यानी कि इसका जनक कौन है, तो इसका जनक है अनेक्सिमेंडर। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। मैप के कितने प्रकार होते हैं, मैप के मतलब 5 प्रकार होते हैं अगर हम देखें तो। पहला मैप का प्रकार क्या हो जाता है, फिजिकल मैप है। दूसरा पॉलिटिकल मैप है। तीसरा यदि हम देखें तो तीसरा थैमेटिकल मैप होता है। चौथा ब्लैंक मैप होता है। पांचवा यदि बात करें तो ग्लोब होता है। ऑथेंटिक जानकारी या एकदम में सही जानकारी जो होती है वो कहाँ मिलती है हमको, तो मिलती है ग्लोब पर। जबकि अप्रोक्सीमेट या अनुमानित जो जानकारी होती है वो कहाँ मिलती है दोस्तों, तो वो आपको मिल जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, वो मिल जाएगी आपकी किस पर, तो वो मिलेगी मानचित्र पर। जो हमारे सामने ये मानचित्र दिया हुआ है ये, यानी लगभग ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर है, यानी कि है यहीं पर ही, तो इधर उधर हो जाता है। जैसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार आपसे, देखो ये ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन बात करो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये है। अब देखो आपको लग रहा होगा ग्रीनलैंड जो है और जो भारत है वो लगभग दोनों बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड बहुत छोटा है भारत से, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो जानकारी होती है वो अनुमानित होती है, क्योंकि ये जो मैप बनाया जाता है वो किस आधार पर बनाया जाता है, जो ग्लोब होती है ना सर, जो ग्लोब होती है, इस ग्लोब के चारों ओर एक कोई मतलब क्या कर देते हैं, कागज लपेट देते हैं और उससे टॉर्च मारते हैं जैसे चारों तरफ से, उस टॉर्च से उसकी रेज जो होती है उस कागज पर छप जाती है। अब जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कहीं पर भी हम किसी प्रकाश के सामने आते हैं तो हमारा जो भी मतलब चित्र होता है वो क्या होता है, कहीं पर बहुत बड़ा हो जाता है। यानी हम लाइट के सामने जस्ट आ जाएंगे तो चित्र हमारा बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन लाइट से हम दूर हो जाएंगे तो हमारा चित्र जो होगा वो क्या होगा, वो हमारी जो छाया प्रति होगी वो क्या होगी, छोटी दिखाई देगी। तो इस वही क्या होता है प्रभाव इस मैप पर हमें देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं ऑथेंटिक जानकारी किसमें मिलती है, तो ऑथेंटिक जानकारी दोस्तों किसमें मिलेगी, तो ग्लोब में मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मैप है, मैप के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ग्लोब है, हम ग्लोब की थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जो जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है, ठीक है। अब अगर ग्लोब की हम बात करें दोस्तों, ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो हमें क्या करती हैं, लोकेशन बताती हैं, है ना, दुनिया में कौन कहाँ पर कैसी क्या स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी देती है ग्लोब में। तो ग्लोब जो है वो क्या करती है, लोकेशन बताती है। जैसे आपने देखा होगा इसमें, जैसे ये एक रेखा खींची हुई है, देखो ये वाली, ठीक है जी। देखो एक रेखा देखो ये खींची हुई है, ठीक। एक रेखा देखो ये वाली है, ये आपको दिख रहा होगा। यानी 3 रेखाएं मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये वाला हो जा रहा है। यानी कि एक ग्लोब है, इस ग्लोब पर हमें 3 रेखाएं दिख रही है।
यानी कि जो सबसे ऊपर वाली रेखा है, इस रेखा का नाम है, देखा जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि ये मध्य वाली रेखा, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश है ये मध्य वाली। जबकि इसके नीचे वाली रेखा का नाम है, इसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या नाम है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये हम कह देंगे, ठीक। अब जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, इसका जो नाम है, इसको नाम दिया गया कर्क रेखा, ठीक है। क्या नाम दिया गया? कर्क रेखा नाम दिया गया, ध्यान रखना है। जबकि 0 डिग्री अक्षांश का जो नाम है, उसका नाम क्या दिया गया? विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो विषुवत रेखा जो है वो क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसी के साथ में दोस्तों देखा जाए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात किया जाए, इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या नाम देंगे? मकर रेखा। तो मकर रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ऐसा हम देख लेंगे। तो हमें ये 3 रेखा दिखाई दे रही हैं, ये हो जाता है। ये तीनों रेखा ही क्यों मतलब की जाती हैं? तो इसका जो रीजन है दोस्तों वो क्या है? जो सूर्य की किरणें साल भर लंबवत चमकती रहती हैं, वो इन 2 रेखाओं या 3 रेखाओं के मध्य में ही चमकती हैं। जैसे आपको दिख रहा है, वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में ही सूर्य किरणें क्या होती हैं? लंबवत चमकती हैं। इसलिए क्या होता है, इन्हें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और लगभग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ही क्या है, ये सारी चीज रहती है। इसलिए उनका नाम क्या है? कर्क रेखा दे दिया गया। इसका नाम मकर है, इसका नाम विषुवत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है, जबकि मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। इन रेखाओं के बारे में विशेष जानकारी हम अलग से कहीं पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्या करते हैं, मैप के हिसाब से चीजें जो है वो डिलीवर करते हैं। देखिएगा आगे दोस्तों, ये हमारे सामने दुनिया का मैप है। इस दुनिया के मैप में यदि आप देखोगे तो ये देखो, समझो थोड़ा सा, इस दुनिया के मैप में यदि हम देखें तो हमारी जो दुनिया है वो कितने महाद्वीप में और कितने महासागर में बटी हुई है, एक तो हमारा बिंदु ये रहेगा, ठीक है, इसे समझते हैं। जो हमारी दुनिया है वो कितने महाद्वीप और कितने महासागर में बटी हुई है। मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे महाद्वीप, ठीक है जी, एक होता है महासागर, महासागर, ठीक है, महाद्वीप और महासागर। तो पहले तो एक चीज समझ लीजिए आप, जो महाद्वीप ऐसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो कुछ मैप के संबंध में कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ वापस आते हैं। देखो शब्दावलियां देखो इस तरह से ही समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, जैसे सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न है कि द्वीप किसे कहते हैं, आइसलैंड किसे कहेंगे। तो द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? तो द्वीप को आपको ध्यान रखना है, यानी चारों ओर से जल से घिरा स्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। चार, यानी कहीं पर भी कोई भी एक टापू है समुद्र में, वो चारों ओर से जल से घिरा है, एक छोटा सा या उससे थोड़ा सा बड़ा या जो भी रहता है वो क्या हो जाएगा? द्वीप कहलाएगा। तो जल से चारों ओर से घिरा एक स्थलीय क्षेत्र क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा, ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे बोलूं ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, पापुआ, यानी पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। जबकि दुनिया का तीसरा जो द्वीप है सबसे बड़ा, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बोर्नियो द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो। जबकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका मेडागास्कर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जितने भी द्वीप हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो इसे मैप पर भी आप देखिएगा। जैसे ये वर्ल्ड मैप हमारे सामने, मैं बोला दुनिया, जैसे ये जो है ना जल से चारों ओर से घिरा हुआ है, आप देखिएगा ये क्या है? जल से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप है। जबकि देखो न्यूगिनी, पापुआ या पापुआ न्यूगिनी जो है ये दूसरा है, यानी इसके चारों ओर भी जल है। जैसे मेडागास्कर ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका मतलब देखो इसके चारों ओर भी क्या जल है, यानी कि यहाँ चारों ओर जल है कि नहीं है इनके। ऐसे ही देखो ये श्रीलंका है, श्रीलंका भी क्या है? एक द्वीप है, यानी कि इसके चारों ओर भी क्या है? इसके चारों ओर भी यदि हम देखें दोस्तों तो ये क्या है? जल है। आपको दिख रहा है वो जल है ये, यानी कि जल की, यानी कि द्वीप जो है, द्वीप की क्या परिभाषा बन सकती है? तो हमने जान लिया कि कोई भी स्थल भाग जिसके चारों ओर क्या हो, है ना, जिसके चारों ओर जल हो, तो वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। लेकिन यहीं पर हम एक चीज देखते हैं, महाद्वीप किसे कहेंगे, कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे, है ना। तो कॉन्टिनेंट को समझिएगा। देखो कॉन्टिनेंट की बात किया जाए दोस्तों, तो कॉन्टिनेंट क्या है? चारों ओर से जल से घिरा विशाल भूखंड, है ना, विशाल भूखंड। मतलब द्वीप तो एक छोटा सा एरिया होता है भूखंड, लेकिन ये बहुत विशाल होता है, इसमें कई सारे देश समाहित होते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? महाद्वीप कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ये सब क्या है? महाद्वीप है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। जो अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं उनको, अभी हम क्या करते हैं, कुछ शब्दावलियां उनको देख रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों एक शब्दावली और मिलती है हमको अंतरीप। अंतरीप को हम कहते हैं केप। क्या बोलते हैं? केप कहते हैं। अंतरीप को अंग्रेजी में कहेंगे केप। अंतरीप किसे कहते हैं दोस्तों? तो अंतरीप जो होता है वो क्या होता है? देखो ये जो है भूखंड है, ये भूभाग है, पतला सा भूभाग, और इस पतले से ये पतला सा भूभाग समुद्र की ओर है। इधर भी इसके तीनों ओर क्या होता है? जल होता है। तो हम कह सकते हैं तीन ओर से जल से घिरा स्थलीय भूभाग, यानी पतला, यानी सकरा स्थलीय भूभाग, यानी सकरा स्थलीय भूभाग क्या कहलाता है? स्थलीय क्षेत्र जो है वो अंतरीप कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरीप। और इसके लिए सही एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसे जूम करके, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा एरिया है, ये यहाँ पर जिसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जो है, केप ऑफ गुड होप, ये क्या अफ्रीका में पड़ता है और बहुत पतला सा, यानी कि ये सकरा सा एरिया है, निकला हुआ एकदम में। यहाँ जूम करके यदि मैं दिखाऊं ये वाला जो भाग है, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा इस तरह से, और इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर मतलब एकदम पतला सा है, ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से एकदम सकरा सा है। अब ये भूभाग है, इसके इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, तो तीन ओर से जल से घिरा एक पतला सा या सकरा सा स्थलीय भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? अंतरीप कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरीप कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अंतरीप की जो परिभाषा वो क्लियर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल आप क्या ले लेंगे, तो केप ऑफ गुड होप जो है इसका सही एग्जांपल माना जाएगा, ठीक है। यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? केप ऑफ गुड होप है, तो केप ऑफ गुड होप मान लेंगे। उसी तरह से दोस्तों बात किया जाए तो मैंने आपको जस्ट बताया है क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो होता है दोस्तों वो अंतरीप का थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, थोड़ा सा चौड़ा, मतलब ये भी तीन ओर से जल से घिरा क्षेत्र होगा जो कि स्तरीय भूभाग होगा, लेकिन क्या होगा? ये सकरा नहीं होगा, थोड़ा चौड़ा होगा। जैसे भारत इसका सही एग्जांपल है। जैसे देखा जाए तो भारत है, या अरब प्रायद्वीप है, या कोरिया प्रायद्वीप है, ये मैप में आप देख सकते हो। यानी कि अभी तक मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो अंतरीप होता है वो सकरा भाग होता है, जबकि देखो जैसे यहाँ पर ये निकला हुआ भाग है, मैं यहाँ पे निकला हूँ। जैसे भारत भी तीन ओर से जल से घिरा, एक 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 देखो तीन ओर से घिरा हुआ है, तो भारत का एक प्रायद्वीप है, यानी पेनिनसुला है। जैसे ये अरब प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप भी देखो इधर से भी जल है, यहाँ भी जल है, इधर भी जल है, यानी तीन ओर से घिरा हुआ है। देखो ये कोरिया प्रायद्वीप है, कोरिया, तो कोरिया देखो इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी, यानी तीन ओर इसके जल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि तीन ओर से जल से घिरा भूभाग अगर सकरा है तो वो क्या कहलाता है? अंतरीप कहलाता है। जबकि तीन ओर से जल से घिरा भूभाग है लेकिन वो चौड़ा है, थोड़ा सा एरिया घिरे हुए है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? तो वो कहलाएगा आपका मतलब क्या कहलाएगा? आपको कहलाएगा पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात किया जाए तो हमारे सामने एक दो शब्दावलियां और हैं, उनको देखते देखो। अगर इसमें देखेंगे आप तो अब देखो और क्या है। एक आता है क्रीक, क्रीक बोलते हैं इसको, क्रीक, क्रीक कितने बोलेंगे, ठीक है। क्रीक देख लीजिएगा। क्रीक में यदि आप देखोगे तो क्रीक एक ऐसी स्थिति होती है कि समुद्र की लहरें जब बार बार तटों पर अगर टकराती हैं तो कभी कभी क्या होता है, तट कहीं कहीं पर कोई कमजोर चट्टान हो जाती है, तो उस चट्टान में क्या होता है, दरार सी पड़ जाती है, और उसमें पानी क्या करता है, हिलोरी मारता रहता है ना। जो हिलोरी मारता रहता है पानी जो हो जाता है वो, तो वही क्या होता है, उसी को बोलते हैं क्रीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन ओर से जल से घिरा, तीन ओर से मतलब भूमि से घिरा एक पतला सा यानी सकरा सा जल का एरिया जो होता है उसे हम क्या बोल देंगे? क्रीक कह देंगे। इसका एक सही एग्जांपल जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सर क्रीक हो जाएगा। सर क्रीक जो है गुजरात के कच्छ में, कच्छ की जो खाड़ी है उसके ऊपर, यानी एक समुद्र की जब क्या होती है, हिलोरें आती हैं तो क्या हो जाता है, वो टकरा टकरा करके वो पतला सा एरिया बन गया। मतलब यह जो अपोजिट है वो किसका हो जाएगा? अंतरीप का हो जाएगा। अंतरीप का अपोजिट क्या होगा? क्रीक होगा, जिसमें एग्जांपल क्या? सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बात की जाए दोस्तों खाड़ी, खाड़ी में भी अब दो तीन शब्दावली आपके सामने है। खाड़ी, खाड़ी को देखो अंग्रेजी में हम बे कहते हैं और गल्फ कहते हैं। बे और गल्फ आपने सुना होगा। बे जो होता है वो क्या होता है, देखो खाड़ी का मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, यानी कि जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो, जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, यानी भूमि से घिरा हो, क्या कहलाएगा वो आपको कहलाएगा खाड़ी। क्योंकि समझो यहाँ पर जो खाड़ी है ना दोस्तों, खाड़ी किसका पर्याय है, यानी कि मतलब किसका विलोम है, ऐसे समझ लीजिए किसका विलोम रहेगा खाड़ी। तो खाड़ी दोस्तों किसका विलोम हो जाएगा? तो खाड़ी आपका विलोम हो जाएगा किसका? प्रायद्वीप का। किसका हो जाएगा? प्रायद्वीप का विलोम हो जाएगा, ठीक है, खाड़ी जो रहता है। जबकि दोस्तों बात किया जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ क्रीक किसका विलोम हो जाएगा? क्रीक। तो क्रीक जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका किसका?
तो वो हो जाएगा अंतरीप का विलोम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंतरीप का विलोम हो जाएगा, ध्यान रखना, अंतरीप। खाड़ी का मतलब क्या है? तीन ओर से भूमि से घिरा जलीय भाग क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। जबकि तीन ओर से भूमि से घिरा सकरा जलीय भाग क्या कहलाता है? क्रीक कहलाता है। जो कि प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो हमने बताया था आपको, तीन ओर से, है ना, भूमि का, तीन ओर से भूमि का जल से घिरा भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और अंतरीप क्या था? तो अंतरीप में मतलब यानी भूमि का सकरा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, वो अंतरीप कहलाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तीन चार शब्दावलियां चलती है। जैसे एक शब्द है खाड़ी शब्द आ रहा है। खाड़ी को देखो, एक तो बे हम कह सकते हैं, बे, और एक बोलते हैं गल्फ। क्या कहते हैं? गल्फ। तो गल्फ जो होता है वो छोटा होता है, जबकि जो बे होता है वो बड़ा होता है। इतना अंतर है बस। हिंदी में दोनों को खाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? खाड़ी। तो आपने नाम सुना बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल या गल्फ, यानी कि गल्फ, देखो गल्फ कंट्री ये है, फारस की खाड़ी जिसे बोलते हैं, ये हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जो अंदर एरिया है ये क्या है? ये जलीय भाग है। ये तीन ओर से देखो भूमि से घिरा है, तो ये गल्फ है या खाड़ी है। देखो ये भी अगर तुम देखो तो ये भी तीन ओर से घिरा है। बंगाली खाड़ी, जैसे इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि, तीन ओर से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये भी हमारी क्या हो जाएगी? खाड़ी हो जाएगी। लेकिन खाड़ी कौन सी है? बे वाली। तो बे शब्द क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल कह देते हैं। जबकि गल्फ छोटा होता है। जैसे खम्मात की खाड़ी, तो खम्मात की खाड़ी यदि हम बोलेंगे तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? खम्मात की खाड़ी। तो खाड़ी जो है ना, देखो ये भी छोटी सी है, जबकि देखो कच्छ की खाड़ी ये भी छोटा सा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा एरिया होता है उसे हम गल्फ के नाम से कहेंगे, यानी खाड़ी कह देंगे। इसे ध्यान रखना है। जबकि हम लोग बात करेंगे बे, तो बे एक बड़े एरिया को बोलेंगे जो कि खाड़ी का ही रूप होता है। इस तरह से हम इसे जान लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके अलावा दोस्तों और जो शब्दावली है और क्या बन सकती है उसे देखिएगा। देखो आगे समझते हैं और जो शब्दावलियां हैं उनको। यानी कि हमने क्रीक देख लिया, प्रायद्वीप देख लिया। अब एक वाइट शब्द है, वाइट। वाइट किसे कहते हैं? वाइट। वाइट एक्चुअल में देखा जाए कोई एक भूभाग, जैसे समुद्र की लहरें जब आती हैं तो आपने देखा होगा, जैसे देखो अर्धचंद्राकार दिखाई देगा। ये जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का तट है, ये ऑस्ट्रेलिया तट देखो ऐसे दिख रहा है, ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार ये जो स्थिति है इसे हम बोलेंगे वाइट। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला गिनी का तट, ये गिनी का तट है। अगर हम यहाँ गिनी के तट को देखेंगे तो ये भी क्या है? ये भी एक बाइट है। तो बाइट की बात किया जाए तो बाइट मतलब ऐसे मान लो, जैसे एप्पल होता है, उस एप्पल को एक बाइट मानना। एक बाइट मतलब जैसे उसको हम खाते हैं एक बाइट मान लेते हैं, तो जो बाइट नुमा एक अर्धचंद्राकार की आकृति बन जाती है वही। तो उसी स्थिति से अगर कोई भूमि मतलब क्या हो जाता है? कट जाता है, तट बन जाता है उस तरह का, तो उसे बोलेंगे बाइट। क्या नाम दे देंगे दोस्तों? बाइट नाम दे देंगे। जबकि बात किया जाए दोस्तों तट की, तट किसे कहेंगे? तो तट जो होता है दोस्तों, तो तट क्या होता है? सिंपल तट होता है, कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। देखो तट, तट कहिएगा या बीच कहिएगा, पुलिन कहिएगा, एक ही बात है। ठीक है, तट, तट, बीच या पुलिन, ये सब क्या हो जाता है? सब एक ही बात है। यानी कि एक सीधा सा एरिया, जैसे एक सीधा सा, और यहाँ पर क्या समुद्र होगा, या चारों तरफ क्या होगा? समुद्र होगा यहाँ पर। तो ये भूमि जो है इससे समुद्र लगा हुआ है, इसी को बोलेंगे तट। क्या बोलेंगे? तट। जैसे मुंबई समुद्र के किनारे है तो मुंबई में भी तट होता नहीं होता है, उसी में ही क्या होता है वहां पर तट। जैसे एकदम हाचाक से गहरा है तो वो क्या है? तट कहलाएगा। लेकिन वहां पर हल्का बालू हुआ कई किलोमीटर में क्या बीच नुमा मतलब एक स्थिति बनी हुई है, वहां पर लोग क्या है पर्यटन के रूप में उसे मतलब प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? बीच हो जाता है। उसी को हम पुलिन नाम देते हैं। तो तट कहिएगा या बीच कहिएगा, पुलिन कहिएगा। ठीक है, ये स्थिति किसकी हो जाएगी? वो एक सिंपल ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो कुछ और चीजें हैं जो हमें देखनी है इसी के अंतर्गत, वो देखिएगा। देखो एक बार इन सारी चीज़ों को रिकॉल करो आप। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने क्या क्या चीज़ हमने स्टडी कर लिया वो देखो। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर देखिएगा, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा दिया? पहले हमने बात किया मैप के बारे में। मैप, ठीक है, मैप क्या होता है मैंने बता दिया आपको। मैप मतलब किसी भी पृथ्वी का कोई भी भूभाग या पृथ्वी को यदि किसी कपड़े या कागज पर हूबहू उतार दोगे तो उसी स्थिति को बोलते हैं मैप। ठीक है, ध्यान रखना, वो बन जाएगा। अब मैप के कई सारे प्रकार होते हैं, मैंने बताया था आपको। यानी बेसिकली देखा जाए तो मैप हम 5 भागों में स्टडी कर सकते हैं। एक तो फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक थेमेटिकल मैप होता है, एक ब्लैंक मैप होता है, एक ग्लोब होता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो जानकारी मिलती है वो ग्लोब से मिलती है। ग्लोब का जनक मार्टिन बेहम है, जबकि विश्व मानचित्र का जनक कौन है दोस्तों? तो अनेक्सिमेंडर है। ठीक, जबकि हम बात करें कि मानचित्र के ऊपर लिखी जाने वाली प्रथम पुस्तक एटलस है, जो 6वीं शताब्दी में मार्कली नामक महोदय के द्वारा
लिखी गई थी। एटलस शब्द का जो मतलब अर्थ होता है वो देवता होता है। एटलस जो शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना हमारा हो गया था। अब बात करते हैं इसी में मैप के संबंध में कुछ शब्दावली हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि सर जैसे हमारे सामने आता है ना, जैसे द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है, द्वीप किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप और महाद्वीप जो दोनों क्या हो जाएंगे, महाद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो एक था प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है, एक स्थिति ये थी। एक हमने देखा था दोस्तों अंतरीप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहा जाता है, एक स्थिति ये थी। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो हमने आपको बताया था क्रीक किसे कहते हैं, क्रीक, ये आपको देखना है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो हमने बताया था खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो बाइट किसे कहते हैं, ये इसके बारे में चर्चा की आपसे। और इसके अलावा बात किया जाए तो तट या बीच या पुलीन किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हमने क्या किया, चर्चा किया। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने क्या है जान ली है। तो एक बार मैं रैंडमली क्या करिए, नहीं मेमोराइज कीजिएगा। मैप बता दिया मैंने क्या होता है। मैप कोई भी मतलब कागज या कपड़े पर किसी पृथ्वी के भूभाग को जब तुम क्या कर देते हो, उतार देते हो या ड्रॉ कर देते हो तो उसे मैप कह देते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ये कोई एक भूभाग है, इस भूभाग के चारों ओर क्या हो, जलीय भाग हो, तो इसे हम क्या बोल देंगे, द्वीप कह देंगे। यानी कि जल के चारों ओर एक स्थलीय भूभाग को हम मतलब बना हुआ है तो वो द्वीप कहलाएगा। जबकि महाद्वीप यानी आइसलैंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट। महाद्वीप किसे कहते हैं, तो यही जो विशाल भूभाग होता है, ये भी क्या, इसके चारों ओर भी जल होता है, यानी कि इस पर कई सारे देश होते हैं, तो उसे बोल देते हैं महाद्वीप। जबकि प्रायद्वीप की बात किया जाए, हमने क्या देखा, जल से तीन ओर से घिरा स्थलीय भूभाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहलाता है। जबकि अंतरीप की बात किया जाए तो अंतरीप क्या है, प्रायद्वीप का एक छोटा भाग या सकरा भाग होता है, यानी जल से तीन ओर से घिरा एक स्थलीय सकरा भाग क्या कहलाएगा, अंतरीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतरीप कहलाएगा। यह आपको ध्यान। जब क्रीक की बात किया जाए दोस्तों, तो क्रीक क्या होता है, क्रीक इसका अपोजिट है, हमें ये समझ लेंगे। यानी क्रीक वह स्थिति है कि जब समुद्र की लहरें लगातार आती रहती हैं तो जो भूभाग होता है उसमें आगे क्या कर देती है, काट काट करके उसके अंदर घुस जाती है। तो जो भूभाग में पतला सा कोई क्या कर दें, गैप कर दें, और इसके तीनों ओर क्या हो जाए, भूमि हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रीक कहलाएगा। जैसे सर क्रीक इसका एग्जांपल है। इसी तरह से खाड़ी, खाड़ी किसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, तो प्रायद्वीप का हो जाएगा। यानी खाड़ी मतलब क्या हो जाएगा, तीन ओर से भूमि से घिरा जल का क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। तीन ओर से सकरा भूमि से घिरा जल का क्षेत्र क्रीक कहलाता है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। जबकि बैट की क्या बात होती है, तो बैट मतलब कोई भी एक तट अगर अर्धचंद्राकार आकार में उसका आकार हो जाता है या शेप हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, बाइट कह देंगे। क्या बोल देंगे, बाइट। जैसे एज एप्पल को काट करके हम क्या कर देते हैं, बाइट लेते हैं, तो जो स्थिति बनती है वही स्थिति यदि किसी भूभाग पर हमें देखने को मिलती है तो उसी को हम नाम कह देंगे, बाइट नाम दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों बात की तट या बीच या पुलीन, तो तट, बीच या पुलीन का मतलब क्या होता है, तो एक सिंपल कोई भी भूभाग जो समुद्र से किनारा रख रहा है उसे हम क्या कह देंगे, तट कह देंगे या बीच कह देंगे। बीच में बस इतना डिफरेंस होता है कि बीच में मतलब बालू होती है, उस पर लोग पर्यटन के रूप में उसे प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बीच हो जाता है। जब तट जो होता है, तट को हम बीच कह सकते हैं, लेकिन तट जो होता है कहीं कहीं पर एकदम अचानक से गहरा भी हो सकता है। जैसे तुम गए समुद्र में, वो सीधे डुबकी लगाई तो सीधे अंदर गहराई में चले गए, तो वो तट कहलाएगा। हालांकि तट और बीच एक ही बात है, अलग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। तो इस प्लेन के रूप में हमने ये देख लिया, इतना हमने स्टडी कर लिया अभी तक। ठीक है, ये देखो, ये जो मैप है ये फिजिकल मैप है दुनिया का, इसका फिजिकल मैप। अब जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ सामान्य जानकारी हम समझते हैं कि दुनिया में कितने मतलब द्वीप हैं और कितने मतलब महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो हम अभी दो शब्दावली हम देखते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि दो शब्दावली हम देखेंगे। तो देखो कौन सी दो शब्दावली जिन्हें हम स्टडी करने वाले हैं वो समझिएगा। देखो ये लिखा हुआ है, मैंने आपको लिखवा दिया शुरुआत में, महाद्वीप। महाद्वीप मैंने आपको बता दिया क्या होता है महाद्वीप, है ना। तो हमने बताया था यानी कि विशाल भूखंड जो जल के चारों ओर से घिरा हुआ हो, इसमें कई सारे देश समाहित होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। जबकि महासागर क्या होता है, तो महासागर इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि मतलब विशाल जो जल का क्षेत्र होता है उसे महासागर कह देते हैं। तो हमने देखा, देखो समझिएगा, जो महाद्वीप है, महाद्वीप कितने हैं, तो महाद्वीप की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं, ध्यान रखना है। जब कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं, 5 महासागर। जो 7 महाद्वीप हैं कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं, तो लिख लीजिएगा। एशिया महाद्वीप सबसे पहले नंबर कौन आएगा, एशिया महाद्वीप है।
दूसरे पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। तीसरे पे यदि बात किया जाए दोस्तों, तो तीसरे पे क्या हो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा तीसरे पर। जबकि चौथे की बात किया जाए तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। जबकि पांचवें की बात किया जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। छठवीं पे अगर बात किया जाए दोस्तों तो यूरोप महाद्वीप है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरोप। जबकि सातवां महाद्वीप जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ओशिनिया महाद्वीप, क्या हो जाएगा, ओशिनिया महाद्वीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो भाग है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसे जो यह इसका नाम जो प्रचलन में है वो कौन सा है, ओशिनिया है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ओशिनिया। तो एक बार क्या करते हैं, इसको हम मैप पर देखते हैं और 5 महासागर है, 5 महासागर के नाम वाले यहाँ मेंशन करा दिया है, वो देख लीजिएगा। जैसे महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, अच्छा, पैसिफिक ओशियन है। जबकि दूसरा क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर जो है यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जबकि तीसरे की बात किया जाए दोस्तों तो यह है हिंद महासागर। जबकि चौथे की बात किया जाए तो यह होगा अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। देखो अंटार्कटिक महाद्वीप भी है और अंटार्कटिक महासागर भी, दोनों स्थितियां जहाँ मिलकर आ जाएंगी, ठीक है। जबकि पांचवें की बात किया जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक महासागर, क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको एक बार मैप पे आप देख लीजिएगा, इनके बारे में जो विशेषताएं वो एक एक करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। देखो समझो मैप पर, मैप पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा दुनिया का मानचित्र है। इस दुनिया के मानचित्र में हम इसको समझते हैं, देखो ठीक है। अभी जैसे मैंने बात किया है कि दुनिया में टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप या 7 कॉन्टिनेंट है। देखिएगा ये जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, ये कॉन्टिनेंट यहाँ से यहाँ तक जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये एशिया है, ये एक नंबर पे क्या है, एशिया। जबकि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। जबकि दोस्तों ये वाला जो देखा जाए तो ये वाला जो है ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है जो इसके अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं ना, तो ये वाला यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। जबकि दोस्तों बात की जाए ये वाला क्या है, तो ये दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। तो एक नंबर पर एशिया है, दूसरे पर क्या है, अफ्रीका, तीसरे पर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, और चौथे पर क्या है, तो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। जबकि बात किया जाए तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में एक मतलब महाद्वीप है जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप, क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत ये हो जाएगा। दोस्तों बात किया जाए देखो ये वाला जगह छोड़ा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, यूरोप महाद्वीप है, ये 6वें नंबर पर आ जाएगा, यूरोप महाद्वीप, क्या हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप क्या है, 6वां स्थान रखता है यूरोप महाद्वीप। दोस्तों बात किया जाए, अब बचा ये एक, इसको बोलते हैं ओशिनिया महाद्वीप, क्या बोलेंगे इसको, ओशिनिया। ये क्या 7वां नंबर पर, तो 7वां महाद्वीप जो है कौन सा, ये यानी दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ओशिनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो हो जाएगा, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके कई सारे भाग होते हैं, आगे हम जब डिटेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जैसे माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा भाग है ज़्यादा, इसलिए दुनिया में प्रचलित किस में है ये, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया से प्रचलित ज़्यादा रहता है। लेकिन अब क्योंकि पढ़ रहे हो आप तो अब सीख जाओगे, तो इसका मतलब क्या है, ओशिनिया जो महाद्वीप है वो है ना ज़्यादा, मतलब ध्यान रखना, ऑथेंटिक नाम रहेगा इसका। अब बात करते हैं दोस्तों, दुनिया में टोटल महाद्वीप कितने हो गए, 7 महाद्वीप हो गए, 7 को बता दिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिणी अमेरिका है, 5वां अंटार्कटिका है, 6वां यूरोप है, और 7वां क्या हो जाएगा, ओशिनिया है। ओशिनिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है, ध्यान रखना, यही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों महासागरों की। तो महासागर की यदि बात की जाए, देखो इसी को थोड़ा फिजिकल में पे समझाते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये फिजिकल में, इसको देखो, जैसे ये हमारे सामने दुनिया का फिजिकल में, अभी जो आपको समझा रहे थे वो हम पॉलिटिकल में पे समझा रहे थे उसमें, तो फिजिकल में ये दिया गया है। तो दोस्तों बात किया जाए तो ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। ध्यान रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप। जबकि दोस्तों ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जबकि ये वाले की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। जबकि देखो ये दक्षिणी ध्रुव में, ये तुम्हें दिख रहा होगा कुछ थोड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका। जबकि ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरोप हो जाएगा। और ये कुन्ने में इधर दिख रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका
ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा? ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से हम इसे जान लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसे समझ लेंगे। अब दोस्तों देखो आगे बात करते हैं इसी के अंतर्गत। तो इसमें महासागर है, तो महासागर देखो, ये जो महासागर आपको दिख रहा है, इस महासागर का नाम दोस्तों क्या है? प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन है। प्रशांत महासागर दो जगह ध्यान रखना, ये प्रशांत महासागर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि जो ग्लोब है वो तो जुड़ा हुआ है। तो ग्लोब ऐसे मान लो, ये एज अ ग्लोब ऐसे जुड़ी हुई है। तो जैसा हमारे नाखून की जो नेल है, यहाँ से इसे काटा गया, इसे ऐसे करके रख दिया गया है। तो प्रशांत महासागर जो है ना, दो जगह आ गया, यानी इस तरफ भी प्रशांत महासागर है, इस तरफ भी। जब जोड़ोगे तो प्रशांत महासागर एक जगह ही आ जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है या ओशियन है, वो कौन सा ओशियन है? तो प्रशांत महासागर है। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए क्या है, देखो देखिएगा, देखो समझो, ये वाला जो सागर हमको दिख रहा है, ये कौन सा सागर हो जाएगा दोस्तों? ये और इधर भी जो रहता है, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। जबकि दोस्तों ये वाला जो महासागर है, इसका नाम क्या है? यहाँ तक हम क्या दे रहे हैं इसको, यानी ये वाला, ये जो एस आकार का महासागर है। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है, जबकि ये कैसा? एस आकार का। तो ये दोस्तों ये वाला कौन सा महासागर है? ये है कौन सा? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक। जबकि इसकी बात की जाए दोस्तों, ये वाला, तो ये वाला, ये जो है दोनों जगह, दो जगह विस्तृत है या अवस्थित है एक ही जगह है। लेकिन जब ये वाला मैप खोल के हम देखते हैं तो इस तरह से ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। जबकि बात किया जाए दोस्तों एम आकार का जो महासागर है, ये वाला एम आकार का जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है दोस्तों? तो ये है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो थोड़ा सा आप यहाँ समझिएगा। देखो ये वाला जो महासागर है, इसका नाम कौन सा है? इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या है? अंटार्कटिक। अटलांटिक तो ये वाला हुआ हो जाए, ये अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, हालांकि इसी में ही मतलब इसको भाग अलग कर देते हैं। देखो ऊपर कुछ थोड़ा सा जलीय भाग दिखाई देता है, इस जलीय भाग का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक। तो इनकी जो भी अवस्थिति है वो कहाँ पर है आपको दिख गई होगी, यानी कि ये क्या उत्तरी ध्रुव में अवस्थित है। तो हम जो भी चीजें हैं वो मेंशन करते हैं, देखो यहीं पर ही जो मैंने आपको लिखवाया होगा कहीं पर, देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है डाटा, देखो ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखो लिखिएगा, जो भी चीज़ें वो करते हैं अपन लोग। देखो जैसे मैं बोलूँ आपसे, प्रशांत महासागर का दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। ऐसा है? त्रिभुजाकार है, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिभुजाकार। जबकि अटलांटिक महासागर कहाँ पर है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में क्या है? तो आपको ध्यान रखना, इसका आकार जो है ऐसा आकार का है, और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, हम ये कह सकते हैं। तो ये आपको कर लेना है। इसमें सारगैसो सागर पाए जाते हैं, ध्यान रखना सारगैसो। बाकी में डिटेल जो है ना वो आगे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, पर पर्टिकुलर जब इसमें पढ़ाया जाएगा तब। हिंद महासागर जो है इसका आकार एम आकार का है, ध्यान रखना है। ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा महासागर है। जबकि बात किया जाए या बड़ा महासागर हम कह सकते हैं दुनिया का तीसरा। जबकि अटलांटिक महासागर दोस्तों का कहाँ पर? अंटार्कटिक महासागर का दक्षिणी ध्रुव में। तो दक्षिणी ध्रुव में जो है, यानी साउथ पोल में, साउथ पोल एक दक्षिणी जो है ध्रुव में, या दक्षिणी गोलार्ध में, ध्रुव नहीं कह सकते, दक्षिणी गोलार्ध में ये अवस्थित है, जिसका नाम क्या? अंटार्कटिक महासागर है। जबकि आर्कटिक महासागर दोस्तों कहाँ पर है? तो ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है। इतना आपको इसके अंतर्गत कर लेना है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब देखो जो भी ये महाद्वीप है, इन महाद्वीप के बारे में कर लीजिएगा। देखो महाद्वीप के बारे में यदि आप देखोगे तो कर लीजिएगा इसके बारे में। जैसे एशिया, तो देखो एशिया को हम क्या बोलेंगे? मानव सभ्यता का पालना। मानव सभ्यता का पालना किसे बोलेंगे? एशिया को बोलेंगे। जबकि अफ्रीका को क्या बोलते हैं दोस्तों? मानव का पालना। मानव का पालना, यानी कि दुनिया में मानव सबसे पहले किस महाद्वीप पर मतलब पाया गया था? तो ध्यान रखना, वो पाया गया था अफ्रीका में। जबकि मानव पहली बार सभ्यता के साथ में या सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग रहा है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो ये सब कहाँ देखने को मिलती है हमको? एशिया में। इसलिए एशिया को क्या बोलेंगे? मानव सभ्यता का पालना। जबकि अफ्रीका को क्या बोलेंगे दोस्तों? मानव का पालना कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव का। जबकि अफ्रीका जो महाद्वीप है वो कैसा है? यानी कि गरीब महाद्वीप है। इसे क्या बोलेंगे? गरीब महाद्वीप भी कह देते हैं, इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं। काला महाद्वीप की क्या बोलेंगे? अफ्रीका को हम नाम दे देंगे। जबकि उत्तरी अमेरिका एक ठीक ठाक मतलब स्थिति में है। दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका में आप देखो पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप या सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं?
तो पक्षियों का, सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, पक्षियों का या सांपों का। चूंकि अमेजन वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी घाटी के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो वहीं पर ही क्या, पक्षी और सांप, तो सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में देखो तो ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है, ध्यान रखना है। ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, अंटार्कटिका हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बात किया जाए अंटार्कटिका के अंतर्गत, तो अंटार्कटिका में और क्या है, तो देखो ये मानव विहीन महाद्वीप है, मानव विहीन, यानी कि यहाँ मानव नहीं रहता है, ध्यान रखना है। मानव रहते हैं लेकिन रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन मानव विहीन महाद्वीप हो जाएगा। यह बर्फ, इसमें मतलब 19% तो बर्फ ही है और 2% क्या है इसमें, भूभाग है। तो बर्फ जो है वो गतिशील रहती है, तो गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं, तो गतिशील महाद्वीप यदि हम बोले तो किसे बोलेंगे, तो बोल देंगे इसी को अंटार्कटिका को। अब मानव विहीन है, लेकिन कुछ मानव यहाँ जाते हैं रिसर्च के लिए, तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो वो भी अंटार्कटिका है। कौन सा हो जाएगा, विज्ञान को समर्पित, तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि यूरोप की दोस्तों बात की जाए तो यूरोप क्या है, विकसित महाद्वीप है, कैसा है, विकसित महाद्वीप है, एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, विकसित महाद्वीप है और मरुस्थल नहीं पाया जाता एक भी, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। जबकि ओशिनिया की बात किया जाए तो ओशिनिया जो है, ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया है, पॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, ये सभी क्या है, इसी के भूभाग रहते हैं, मतलब छोटे छोटे जो ये स्थिति बनती है वो बन जाएगी इसके अंतर्गत। जबकि दोस्तों बात किया जाए आठवां महाद्वीप किसे कहते हैं, है ना, आठवां महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आठवां महाद्वीप जो डूब गया है वर्तमान में, तो जिसे बोलते हैं जीलैंडिया, इसे बोलते हैं दोस्तों जीलैंडिया को हम क्या बोलते हैं, आठवां महाद्वीप कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, कहीं मेंशन कर लेना। यानी जीलैंडिया जो है उसे हम क्या नाम देंगे, आठवां महाद्वीप देंगे। जैसे यहाँ पर ये डूबा हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसे बोलेंगे जीलैंडिया, है ना, यहाँ पर ये डूबा हुआ जो भाग है इसे क्या नाम देंगे, हम जीलैंडिया नाम देंगे, ये वाला, तो ये जीलैंडिया है, ठीक है, जीलैंडिया जो डूब गया है वर्तमान में। तो हम देख सकते हैं वर्तमान में जो स्थिति है हमारे सामने वो इस तरह से मैप के हिसाब से। तो मैप में हमने क्या देखा अभी तक, यानी कि हमने मैप की जो इंटरनेशनल क्लास है वो देख लिया है, इसके साथ में महाद्वीप और महासागर के बारे में देख लिया। इन महाद्वीप और महासागरों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कंटिन्यू। दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को बारीक बारीक से एक एक बिंदु करके चिन्हित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनकी जो भी सामान्य जानकारियाँ होती हैं उनको देख करके भी हम करते चले जाएंगे। तो ये हमारी मैप की पहली क्लास है, इसे आप देखिएगा और अपना एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेते हैं, जय हिंद।